नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, यूपी पीसीएस किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप इन 15 में से 15 प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं? अपनी तैयारी को परखिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हम रोजाना लेकर आते हैं आपके लिए 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, तो वीडियो को में अंत तक जरूर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग पॉलिटी के खंड में क्लास को स्टार्ट करें। क्लास नंबर 3 है। इसकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जब आप वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे वहां पे प्लेलिस्ट आपकी शो हो जाएगी। तो आज के सेशन के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून की समक्ष समानता की गारंटी देता है? कई बार पेपर में पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पे विकल्प है आपके अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। यहाँ पे आपको जो सही उत्तर देखना है ये अनुच्छेद 14 है, जो सभी नागरिकों को कानून की समक्ष समानता की बात करता है। इसी में आपको कानून के समक्ष समानता के साथ में कानून का समान संरक्षण भी प्रदान करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। वह क्या कर सकता है? वह सभी को समान तरीके से देख सकता है। ठीक बेटा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ब्रिटेन के, आयरलैंड के, अमेरिका के, कनाडा के। बेटा यहाँ पे पूछ रहा है जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से प्रेरित है, तो इसके संदर्भ में आप याद रखिएगा, कई बार पीसीएस की परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है प्रश्न आपका, ये अमेरिका से संबंधित है। अगर ये भी बात करें कि अमेरिका को कहाँ से मिला, अमेरिका ने अपने जो है कैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कब 1791 में, ठीक बेटा, 1791 में शामिल किया था। क्या? बिल ऑफ राइट। क्या शामिल किया? बिल ऑफ राइट शामिल किया, जिसके माध्यम से अमेरिका में शामिल हुए और अमेरिका से उठा के कहाँ पे हम लोगों ने शामिल कर लिया? अपने भारत में शामिल कर लिया। जो व्यक्ति है उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई, उसकी समानता हो गई, धार्मिक स्वतंत्रता हो गई, इस तरह के अधिकारों को इसमें सम्मिलित किया जाता है ताकि उसका किसी भी प्रकार से कोई शोषण ना किया जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। तो बेटा जैसे आपने मूल अधिकार को पढ़ा, ये अगर खंड की बात करते हैं, ये विदेशी स्रोतों से संबंध में जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें विदेश से कौन सी चीज कहाँ से ली गई है ये चीज आपको याद रखना है। इसमें जो नीति निर्देशक तंत्र है इसे किस नाम से जानते हैं? इसे डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो बेटा ये आयरलैंड से लिए गए हैं, संविधान से प्रेरित हैं। और यहाँ तक की बात करते हैं राज्य के जो सामाजिक या आर्थिक न्याय की जो बात करता है वो इसी के अंतर्गत बात की जा सकती है। और एक चीज खास है कि इसे कभी भी जो डीपीएसपी हैं इसे कोर्ट में जाकर नहीं लागू कराया जा सकता, मतलब ये वाद योग्य नहीं है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, वाद योग्य नहीं, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार से न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। सबसे आसान क्वेश्चन है पॉलिटी में, इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे संविधान लागू होने का वर्ष पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1950 में। और डेट क्या रहेगी? 26 जनवरी रहेगी 1950 में। वहीं पे अगर पूछा जाए आपसे अंगीकृत कब किया गया, क्या हमने प्रश्न पूछा, हमने कहा अंगीकृत कब किया गया, तो इसके लिए डेट आपको क्या याद रखना है? इसके लिए डेट याद रखना है आपको 26 नवंबर 1949। ठीक बेटा, इस दिन स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, जो भी आप चाहें वो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और यही 26 नवंबर 1949 की जो तिथि है, इसी दिन क्या मनाया जाता है? इसी दिन आपके संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अब अस्तित्व में नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता,
का अधिकार। बेटा यहाँ पे याद रखना है कि पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद है कि जो संपत्ति का अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार नहीं बचा है, ये क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि बेटा ये किया गया तो किस जो है अमेंडमेंट के तहत किया गया, तो उसके लिए याद रखिएगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट कब किया जाता है, ये अमेंडमेंट 1978 में किया जाता है। और यही जो कानूनी अधिकार है इसे कहाँ पे ले गए, इसे आपके आर्टिकल संख्या 300 का या 300A में शामिल कर दिया गया। क्लियर बेटा, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडियल्स शामिल किए गए हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 है या फिर 6 हैं? तो यहाँ पे आपको 5 का याद रखना है, 5 आइडियल शामिल हैं। ये 5 आइडियल कौन कौन से हैं? पहला आपका न्याय हो जाता है, न्याय दिया जाएगा सभी को। दूसरा क्या है, दूसरी आपकी स्वतंत्रता हो जाती है, स्वतंत्रता हो जाती है। तीसरी क्या है आपकी, तीसरी समानता हो जाती है, समानता हो गई। और वहीं पे चौथी की बात करते हैं तो चौथी आपकी बंधुत्व हो जाती है, बंधुत्व हो गई। और अगर पांचवी की बात करते हैं तो पांचवी क्या है, ये संप्रभुता है आपकी, संप्रभुता जो सबसे खास आपकी होती है। तो इस तरह से 5 तरह के आदर्श या आइडियल्स की बात आपका जो है प्रस्तावना प्रियम्बल करता है। क्लियर बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 74 में। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा महाभियोग जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है या प्रक्रिया है ये आपके आर्टिकल संख्या 61 में वर्णित की गई है। और यही राष्ट्रपति महोदय ही एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जाता है। और किस लिए लाया जाता है ये चीज जरूर याद है, मात्र एक कारण है, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन। ठीक बेटा, इसके अलावा कोई दूसरा कारण इनके पास नहीं है, बस यही एक कारण से लाया जाता है। इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होना इसे अनिवार्य है। फिलहाल ऐसा भारत में अभी तक का नहीं किया गया है, एक इनके मामले में और दूसरा आपके जो है जो न्यायाधीश हैं उनके मामले में। तो इसलिए इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष का? तो बेटा यहाँ पे याद रखना है 5 वर्ष का होता है। बस एक चीज और यहाँ पे आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था इससे कितना किया गया था, इसे 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इसे 6 वर्ष को पुनः परिवर्तित कर दिया गया कि सिर्फ 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से। ठीक, जब क्या है, जब आपका जो है 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब यहाँ पर आपातकाल चल रहा था, उस समय 6 वर्ष किया गया था, लेकिन पुनः 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या कर दिया जाता है, 5 वर्ष का टाइम पीरियड कर दिया जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में संघीय व्यवस्था के होते हुए भी उसे अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? द्विसदनीय संसद के कारण, एकल संविधान के कारण, न्यायपालिका के कारण, चुनाव आयोग के कारण। तो इसमें कौन सा कारण है? तो इसमें बेटा जो आपका एकल संविधान है, एकल संविधान के कारण इसे जो है आपका अर्ध संघीय कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कोई संविधान नहीं दिए गए हैं, बल्कि एक ही संविधान में शक्तियों को अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे भाग 5 क्या कहता है, आपके केंद्र के बारे में कहता है, भाग 6 क्या कहता है, वो आपके राज्य के बारे में करता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल संख्या 352, 356 में, 368 में, 370 में। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 368 जो अनुच्छेद संख्या है, इसमें संविधान के संशोधन की पूरी प्रक्रिया को वर्णित किया गया है, जिसमें साधारण तरीके से, विशेष बहुमत से एवं राज्य की जो विधानसभाओं की स्वीकृति मिलती है उस तरीके से। तो ये सभी तरीके इसमें वर्णित किए गए हैं, तो इसलिए बेटा इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बहुत लोग गलत करते हैं। ये संवैधानिक प्रमुख की बात किया है तो यहाँ पे आपके राष्ट्रपति महोदय इसके संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और जबकि वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो किसके पास, ओपीएम के पास होती हैं, लेकिन ये फिलहाल संविधान के हिसाब से देखेंगे तो आपके राष्ट्रपति महोदय के पास ही सारी शक्तियां आपकी मौजूद रहती हैं। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सदन अस्थायी है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर ग्राम सभा? तो यहाँ पे पूछ रहा है टेम्परेरी टाइप में, ठीक, जो क्या है, जो अपने समय पे हट जाए फिर से बन जाए, इस तरह की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेटा देखिए, लोकसभा जो है आपका ये सही आंसर है। राज्यसभा कभी भी आपकी विघटित नहीं होता, इसे स्थायी सदन पूछा जाता है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, अस्थायी लोकसभा हो जाएगा और स्थायी कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वो जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहीं पे अगर बात करते हैं राज्यसभा की, तो यहाँ पे इसका कार्यकाल नहीं बताया जाता है। यहाँ पे इनके सदस्य जो होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, ठीक। सिर्फ यहाँ पे सदस्य रिटायर होते हैं, संसद जो राज्यसभा है ये परमानेंट सदन के तौर पे यहाँ पे मौजूद रहता है। क्लियर बेटा? हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात करा, यही अस्थायी पूछता या फिर बेटा पूछता फर्स्ट, ठीक, वहां पे स्थायी अस्थायी नहीं देता, सिर्फ फर्स्ट देता। दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक। इन्होंने जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता की थी और इसके बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत में चुनाव आयोग एक संस्थान है, बीच में खाली स्थान है। अब किस प्रकार का संस्थान है? संवैधानिक है, वैधानिक है, न्यायिक है या फिर कार्यकारी है? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये कैसा संविधान है? तो ये आपका संवैधानिक संस्थान है। और अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल संख्या 324 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होती है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, सुप्रीम कोर्ट के, लोकसभा के या फिर राज्यसभा के? तो बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मंत्रिपरिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये हमेशा आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर इसी प्रश्न में हम लोकसभा ऑप्शन में नहीं देते, सिर्फ संसद देते, लेकिन वहां पे क्या है, एक कंडीशन लगी, लोकसभा ऑप्शन में नहीं है तब संसद माना जाता है। इसके अलावा अगर लोकसभा दिया गया तो लोकसभा के अतिरिक्त कोई भी दूसरा प्रश्न नहीं सही किया जा सकता। क्लियर बड़ा? इसलिए इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950 में, 1962 में, 1976 में, 1985 में? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टोटल आज हम लोगों ने जितने प्रश्न किए, इसमें से कितने प्रश्नों के आपका स्कोर हुआ, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस प्रश्न के उत्तर के साथ में हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं कल जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारा प्रश्न कल के लिए था, कौन सा सागर है भारत के पश्चिम में स्थित है? बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण चीन सागर है, अरब सागर है या फिर लाल सागर है? कहाँ पे पूछा जा रहा है? पश्चिम में पूछा जा रहा है। ये क्या है? ये आपका ईस्ट हो जाता है। ये क्या है? ये आपका वेस्ट हो जाता है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो जो आपका भारत मान लीजिए आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस जगह पे कौन सा आपका पश्चिम में सागर है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है बेटा, बताइए तो कितने लोगों को पता है? तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। ठीक। और पूरब की बात करते हैं तो पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और अगर बात करते हैं नॉर्थ में, तो वहां पे तो आपका पहले सागर था, लेकिन अभी पहले तैतीस सागर था, अब क्या बन गया है? अब हिमालय पर्वत बन गया। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? अरब सागर सही हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। हमारा जो कल का सेशन रहेगा, कल हमारी क्लास रहेगी आपकी जो है अर्थशास्त्र की। हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो कल के सेशन में जरूर जुड़िएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसी तरह के रोचक वीडियो आपको डेली टू डेली मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।